हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर या इस पर्टिकुलर सीरीज में हम आज पढ़ने वाले हैं कि मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड जो हमारे प्रोटीन्स मसल्स में प्रेजेंट होती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और साथ ही बताया था टाइप्स ऑफ मूवमेंट, लोकोमोशन और मूवमेंट में अंतर क्या होता है, एंड ऑल्सो मसल्स के बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। ठीक है। आपके तीनों मसल, स्केलेटल मसल, विस्ट्रल मसल और स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। आज हमें करना है कि स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स क्या है। ठीक है। सो स्केलेटल मसल इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मैकेनिज्म इन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बेसिकली हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है उसको समझ सके। तो each organized skeletal muscle is in a body is made of number of muscle bundle or fascicles held together by a common collagenous connective tissue layer called fascia। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पढ़ने से पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। ये हमारी बोन है। बोन्स किससे कनेक्टेड है? आपकी मसल से। बोन और मसल को कौन कनेक्ट कर रहा है? टेंडन कनेक्ट कर रहा है। अब हम आते हैं मसल पे। तो यहाँ पे आप ये पूरा एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो ये पूरा क्या है? ये मसल बंडल है। ठीक है, ये बहुत सारे मसल बंडल से मिलकर एक ये पूरा मसल बना है, तो दिस इज योर मसल बंडल। ठीक है। सबसे बाहर वाली लेयर जो वो व्हाइट कलर की आप देख रहे हो, इट इज कॉल्ड दी एपीमाइसियम। ठीक है, क्या है? एपीमाइसियम। उसके बाद आप जो यहाँ पर ये वाली जो लेयर देख रहे हो, ये वाली, ये ब्लैक कलर से जो आउटलाइंड है, इसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। ठीक है, पेरीमाइसियम। अब हम इसके और अंदर जाते हैं। ठीक है, यानी कि हम एक मसल बंडल को उठाएंगे। तो जब आप एक मसल बंडल को उठाओगे, निकालोगे बाहर, तो आप वहां उसके जो कवरिंग होगी मसल बंडल की, ठीक है, वो क्या है? पेरीमाइसियम। ठीक है। उसके बाद हम एक और उसके अंदर से स्ट्रक्चर निकालेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? सार्कोमियर। जिसको हम क्या सॉरी, सार्कोलेमा। ठीक है, सार्कोलेमा बेसिकली क्या है? ये जो ऊपर की जो कवरिंग दिख रही है ना, ये आपकी क्या है? सार्कोलेमा। ठीक है, ये क्या है? सार्कोलेमा। इसको हम क्या बोलते हैं? फेशिया। ठीक है, ये क्या है? फेशिया। ठीक। सो क्या क्या हुआ? सबसे पहले ये मसल बंडल से बना है। ठीक है, आपका मसल किससे बना है? मसल बंडल से। हमने इस मसल बंडल से एक फेशिया निकाला, जिसकी अंदर वाली जो ये वाली जो कवरिंग है व्हाइट कलर की, यहाँ पे ब्लैक कलर से दिख रही है, इट इज कॉल्ड पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम। आपका ये जो पेरी वर्ड है मतलब पेरिफेरल पे, पेरिफेरल पे जो कवरिंग है उसको हम बोल रहे हैं पेरीमाइसियम। ठीक है, और इसको क्या बोल रहे हैं? पूरे स्ट्रक्चर को फेशिया। मतलब मसल बंडल के अंदर क्या प्रेजेंट है? फेसिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? फेसिकल्स प्रेजेंट है। तो इसको अगर अपन इस तरीके से लिखे, तो ये आपकी मसल, मसल के अंदर है मसल बंडल। ठीक है, मसल बंडल एंड मसल बंडल के अंदर है फेसिकल्स। ठीक है, क्या है? फेसिकल। ठीक। सो मसल बंडल के अंदर क्या है? फेसिकल। ठीक। अब अपन अगर फेसिकल के अंदर जाए तो उसमें आपको क्या दिखेगा? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा बेसिकली कवरिंग होती है। ठीक है, क्या है? कवरिंग होती है, और इसको जब आप हटाओगे तो इसके अंदर से आपको दिखेंगे मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स एंड मायोफिलामेंट। मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट। ठीक है, मायोफिलामेंट ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले क्या मिला हमें? मसल बंडल मिला। मसल बंडल की सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है उसको हम बोलेंगे एपीमाइसियम। मसल बंडल को कवर करने वाली आपकी क्या है? कौन सी लेयर है? पेरीमाइसियम। इसी में ही आपको बहुत सारे मसल बंडल्स में आपको क्या मिल जाएंगे? बहुत सारे मसल बंडल मिल जाएंगे, और इसके बीच में आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी। अब हम एक मसल बंडल को जूम कर रहे हैं,
तो हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली इनको हम क्या बोलते हैं, फेसिकल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, फेसिकल बोल रहे हैं, ठीक है। सो हमने जब इसको जूम आउट किया तो ये हुआ फेसिकल, ठीक। अब जब हम फेसिकल को देख रहे हैं तो इसकी सबसे बाहर वाली कवरिंग कौन सी है, पेरीमाइसियम, और अंदर वाली कवरिंग कौन सी है, एंडोमाइसियम, ठीक। उसके बाद अगर अपन आगे चले तो हमें मिलेंगे मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट, और इसको कौन कवर करता है, सार्कोलेमा, ठीक है। अगर थोड़ा कंफ्यूजन लगे तो एक बार और बता देती हूँ। आपका मसल, मसल किससे बने हैं, बहुत सारे मसल बंडल से। इसको हम फेसिकल बोलते हैं। फेसिकल को बाहर निकाला तो हमको मिला सार्क, आपका ये सार्कोलेमा बेसिकली कवरिंग है, और सार्कोलेमा के अंदर क्या है, मायोफाइब्रिल्स। आई होप ये पूरा डायग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। अब अपन अगर यहाँ पे पढ़े तो ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन अ बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल, ठीक है, bundle of fascicle held together by common collagenous connective tissue, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेशिया, ठीक है। किससे आपके कौन से आपके कनेक्टिव टिश्यू लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, फेशिया, और मसल बंडल या फिर फेसिकल भी आप उनको बोल सकते हो। तो मसल, मसल के बाद आया मसल बंडल या फिर फेसिकल, ठीक है। ये किससे जॉइंट है आपस में, कनेक्टिव कोलेजेनस कनेक्टिव टिश्यू से जॉइंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फेशिया। Each muscle bundle contains a number of muscle fiber muscles. Number of muscle fiber. Muscle fiber is lined by a plasma membrane, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सार्कोलेमा, ठीक है। सो हर एक मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर है, और हर मसल फाइबर किससे कवर्ड है, सार्कोलेमा से कवर्ड है। तो मैंने वहां पर जो फ्लो चार्ट बनाया था वो यहाँ फिर से बना देती हूँ। ये हमारा मसल है, मस क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। मसल है, मसल के अंदर मसल बंडल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, मसल बंडल या फिर फेसिकल, तो सेम चीज यहाँ पे अपन लिख देते हैं, फेसिकल, ठीक है। फिर उसके बाद आपके यहाँ क्या मिल जाएगा, मायोफाइब्रिल्स एंड मायोफिलामेंट, मायोफिलामेंट, ठीक है। अब क्या-क्या चीज़ें हैं? मसल बंडल को कौन कवर कर रहा है? मसल बंडल को कवर कर रहे हैं आपकी एपीमाइसियम, ठीक है? एपीमाइसियम, ठीक है? और कौन जॉइन करके रख रहा है? फेशिया। बहुत सारे मसल, देखो ऐसे ध्यान रखो, ये हमारा, ये आपका क्या है, ये आपका मसल बंडल है, ठीक है। मसल बंडल या फिर फेसिकल है, इसको कवर कर रही है फेशिया, ठीक है। इसको सॉरी पेरी पेरी सॉरी एपीमाइसियम क्या कवर कर रही है, एपीमाइसियम, ठीक है, एपीमाइसियम। और यहाँ पे एडजेसेंट में दूसरी मसल बंडल या फेशिया है, सॉरी फेसिकल है। अब इन दोनों को जॉइन कौन कर रहा है, फेशिया, ठीक है। फिर से सुनो, कंफ्यूजन हो गया होगा क्योंकि मैं बोलने में अटकी हूँ। तो ये आपकी ए मसल बंडल है या फेसिकल है, ये आपकी बी मसल बंडल है या फेसिकल है, दोनों को कवर कौन कर रहा है, एपीमाइसियम, और इन दोनों को जॉइन कौन करेगा, फेशिया। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हर एक मसल बंडल के अंदर आपको क्या मिलेगा, मसल फाइबर्स मिलेंगे, ठीक है। Muscle fiber is a syncytium as the sarcoplasm contain many nuclei, ठीक है। मसल फाइबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, syncytium, syncytium का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, as the sarcoplasm contain many nuclei. Now, the endoplasmic reticulum, that is sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber, is the storehouse of the calcium ion. तो आपके जैसे हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं ना, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेम ऐसे, क्योंकि आफ्टर ऑल जो मसल्स है वो भी तो सेल से ही बनी है, ठीक है। तो आपके जो मसल फाइबर्स के अंदर जो सेल हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां पर जो प्रेजेंट होता है उसका दूसरा नाम होता है, उसका नाम होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये क्या स्टोर करते हैं, कैल्शियम आयन स्टोर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। The characteristic feature of the muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm, जिसे आप क्या बोलते हो, myofilaments और myofibrils, as I have explained. Each myofibril has alternate dark and light bands on it.
ठीक है। सो इस तरीके से आपके डार्क और लाइट बैंड होते हैं। जैसे कि यहाँ कहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपका ये मायोफाइब्रिल है, ठीक है। सो यहाँ पर लेट मी ड्रॉ विद द ब्लैक कलर। ये इस तरीके से डार्क कलर और फिर लाइट कलर, डार्क कलर, लाइट कलर, डार्क कलर, लाइट कलर, इस तरीके से आपको अल्टरनेटिव फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सो a detailed study of the myofibril has established that the striated appearance is due to the distribution of two important protein, that is the actin and the myosin. ये आपको डार्क और लाइट कलर इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पर दो important प्रोटीन है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिन, और दूसरे को क्या बोलते हैं, मायोसिन. The light band contain actin and it is called I band or isotropic band, whereas the dark band contain called A और N-isotropic band contain myosin. तो अगर अपन इसको लिख लें, लाइट बैंड में क्या प्रेजेंट होगा, लाइट बैंड में प्रेजेंट होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, आई बैंड, इसको हम और क्या बोलते हैं, आई बैंड, और इसको क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक, आई फॉर आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिन, क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिन, ठीक है। और वहीं पर अगर अपन डार्क बैंड की बात करें, डार्क बैंड की बात करें तो इसको हम ए बैंड भी बोलते हैं या फिर एन आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं, ट्रॉपिक बैंड भी बोलते हैं। और इसमें मायोसिन प्रेजेंट होता है, मायोसिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इसको याद रखने का एक आपका तरीका ये है कि लाइट में आई वर्ड आता है और डार्क में सेकंड लेटर को अगर आप देखोगे तो उसमें ए है, तो लाइट का सेकंड लेटर क्या है, आई, सो आई फॉर आई बैंड, आई फॉर आइसोट्रोपिक, एंड डार्क का अगर सेकंड लेटर देखोगे तो ए फॉर ए बैंड, ए फॉर एन आइसोट्रोपिक बैंड। आई होप लर्न हो जाएगा। Both the proteins are arranged as a rod-like structure parallel to each other and so along as and also the longitudinal axis of the myofibrils. तो कुछ इस तरीके से आपके ये अरेंज्ड रहते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये एक्टिन फिलामेंट है, पतली पतली सी, इसलिए इनको थिन फिलामेंट भी बोला जाता है, थिन फिलामेंट भी बोला जाता है। एंड वहीं पे अगर आप मायोसिन फिलामेंट देखोगे, ये रेड कलर का, इसको आप थिक फिलामेंट भी बोल सकते हो, ठीक है, थिक फिलामेंट भी बोला जाता है। इसको याद कैसे रखोगे, एम फॉर मोटा, ठीक है, और उसका हिंदी सॉरी इंग्लिश में आप जब कन्वर्ट करोगे तो उसको बोलते हैं थिक, ठीक है। ऐसे लर्न कर लोगे तो आपका एक्टिन जो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि वो थिन फिलामेंट है, ठीक है। तो एम फॉर मायोसिन, एम फॉर मोटा, ठीक है, सो इट इज नोन एज थिक फिलामेंट एंड ए फॉर एक्टिन दैट इज थिन फिलामेंट, ठीक है। और ये इस तरीके से आपस में देखो पैरेलली अरेंज्ड है, ये एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के पैरेलल अरेंज्ड है, ठीक है। नाउ अगर अपन आगे चले, actin filaments are thinner as compared to that of the myosin filament, hence it is also known as thick and thin filament respectively, as I have said. In the center of each eye band is an elastic fiber जिसको आप क्या बोलते हो, Z line, which bisect it. The thin filament are firmly attached to the Z line. अब इस लाइन को समझो इस डायग्राम से। सो यहाँ पर आपको ये कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस तरीके से जिग जैक लाइन दिख रही है, इस तरीके से जिग जैक लाइन दिख रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से जिग जैक लाइन दिख रही है। तो ये जो आप जिगजैग लाइन देख रहे हो ना, इट इज बेसिकली नोन एज योर जेड लाइन, इसे आप क्या बोलोगे, जेड लाइन, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, लाइटर बैंड, मतलब आपके दो लाइटर बैंड को सेपरेट करने वाली कौन सी लाइन है, जेड लाइन, वही लिखी है ये चीज। द सेंटर ऑफ द आई बैंड के सेंटर पर आपको जो लाइन दिख रही है, इट इज नोन एज जेड लाइन, ठीक है। द
और दूसरी चीज क्या लिखी है, द थिन फिलामेंट आर अटैच फर्मली टू दिस जेड लाइन। बेसिकली ये जो आपके थिन फिलामेंट्स हैं, ये जो आपके मायोसिन प्रोटीन सॉरी एक्टिन प्रोटीन है, ये किससे ज्वाइंट दिख रही है आपको, इसी जेड लाइन से दिख रही है। ठीक है, सो आई होप ये लाइन भी समझ में आ गई होगी। नाउ द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड are also held together in the midline of this band by a thin fibrous membrane जिसको आप क्या बोलते हो, एम लाइन। सो यहाँ पर अभी हवा में तो झूलेंगे नहीं, मायोसिन फिलामेंट हवा में तो झूलेंगे नहीं, तो इनको भी सपोर्ट की जरूरत है, तो इनको कौन सपोर्ट देता है, एम लाइन। ठीक है, सो ये लार्क आपके लाइट बैंड के बीच में डार्क बैंड जहाँ फॉर्म होता है, वहां पर ये जो मायोसिन फिलामेंट्स है वो एम लाइन से अटैच्ड रहती है। Now, the A and I band are arranged alternatively throughout the length of the myofibrils। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर सबसे पहले लाइट बैंड आया, फिर डार्क बैंड आया, फिर लाइट बैंड आया, फिर आगे जाके आपको डार्क बैंड मिलेगा, फिर आगे जाके आपको इसी तरीके से लाइट बैंड मिलेगा। ठीक है, सो ये चीज आपकी अल्टरनेटिवली फॉलो होगी। The portion of the myofibrils between two successive Z line is considered as the functional unit. Very important line of the NCRT. कि it is known as the functional unit of contraction and it is known as sarcomere. तो यहाँ से लेके एक Z लाइन से लेके दूसरी Z लाइन तक it is a functional unit of contraction which is known as sarcomere, जिसको आप क्या बोलते हो, सार्कोमियर। It is in a resting state, the edges of a thin filament on either side of the thick filament partially overlap the free ends of the thick filament, leaving the central part of the thick filament। तो basically अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर जो आपके एक्टिन फिलामेंट है वो मायोसिन फिलामेंट को ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन ये वाली जो जोन है, ये वाली जो जगह है जहाँ पर एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट को ओवरलैप नहीं कर रही है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, एच जोन। क्या बोल रहे हैं, एच जोन। ठीक है, एच जोन। सो ये चीज आपको याद रखनी है, जहां पर एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से और क्लियरली मायोसिन फिलामेंट विजिबल है, उस जोन को हम बोलते हैं एच जोन। ठीक है, सो now this central part of a thick filament not overlapped by the thin filament, it is called H zone as I have said. So this complete your structure of muscle। ठीक है, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर आई होप अच्छे से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की डायग्राम के थ्रू समझ में आ गई होगी। अब अपन चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, सो हमारे जो ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है, ये किससे बने, प्रोटीन से बने हैं। अब इनके अंदर कौन कौन से प्रोटीन है, हमें उनके बारे में पढ़ना है। So each actin filament is made up of two F filament, that is filamentous actin, helically wound to each other. Each F actin is a polymer of monomeric G actin। ठीक है, सो अगर आप यहाँ देखोगे, अगर आप थिन फिलामेंट की बात करोगे, सो ये जो आपकी ये जो गोले गोले से जो दिख रहे हैं आपको हरे हरे कलर के, ये बेसिकली क्या है, ये जी प्रोटीन है। ठीक है, जी प्रोटीन है, और ये जो एक जी प्रोटीन, बहुत सारे जी प्रोटीन जो है ये मिल के एफ एक्टिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, एफ एक्टिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो each F actin is a polymer of monomeric, that is globular actin। I hope ये चीज समझ में आ गई होगी। Two filament of another protein, that is the tropomyosin, also run close to the F actin throughout its length। अब यहाँ पर आप एक और ब्राउन कलर का रोप जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, इट इज नोन एज दी ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन। अब यहाँ पर एक छोटे छोटे पिंक कलर के तीन गोले और देख लो, जिसको आप क्या बोलते हो, ट्रोपोनिन। अब ये जो ट्रोपोनिन है, ये फर्दर यहाँ पे तीन गोले ही क्यों है, क्योंकि इन तीन गोलों का स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है,
पहला गोले का नाम है ट्रोपोनिन टी, दूसरे का है ट्रोपोनिन आई, तीसरे का है ट्रोपोनिन सी। ठीक है। सो ट्रोपोनिन आई जो है ये बेसिकली क्या करता है, मायोसिन का इंट्रैक्शन ब्लॉक करता है, इनिबिट करता है एक्टिन से। मायोसिन को एक्टिन के साथ बाइंड करने में इनएक्टिवेट करता है, ऐसे आप बोल सकते हो। ट्रोपोनिन टी का काम क्या है कि ये ट्रोपोनिन कंपोनेंट जो है ये ट्रोपोमायोसिन से बाइंड कर, ठीक है, इट बाइंड्स द ट्रोपोनिन कंपोनेंट टू द ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन कंपोनेंट को ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करने में हेल्प करता है। एंड ट्रोपोनिन सी का काम क्या है कि ये जो बेसिकली सी है ये कैल्शियम आयन को बाइंड करता है, ठीक है, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हो सके। तो जब अपन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, तब इन तीनों का फंक्शन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। अभी इधर तक बस इतना समझिए कि आई जो है वो इनहिबिट करेगा, आई फॉर इनहिबिशन, टी फॉर ट्रोपोमायोसिन एंड सी फॉर कैल्शियम आयन। इनका फंक्शन किससे रिलेटेड है, बस अभी इतना याद रखिए। Now, a complex protein troponin is distributed at a regular interval on the tropomyosin। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि इक्वल डिस्टेंस पे आपके ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। In the resting state, a subunit troponin masks the active binding site of myosin on the actin filament। जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही होती है, तब जो हमारे मायोसिन की अ, जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है उसको वो कवर करके रखता है। कौन? ट्रोपोनिन। ठीक है ना। Each myosin filament is also polymerized protein। जैसे कि एक्टिन किससे आपका बना है, एफ एक्टिन से, और एफ एक्टिन किससे बना है, ग्लोबुलर एक्टिन से या ग्लोबुलर प्रोटीन से। इसी तरीके से आपके मायोसिन फिलामेंट भी प्रोटीन से बना है। मैनी मोनोमरिक प्रोटीन कॉल्ड मेरोमायोसिन कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। सो इसका कौन जैसे ग्लोबुलर उसमें है आपका, इसमें कौन है, मेरोमायोसिन। ईच मेरोमायोसिन हैज टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, एक है उसका ग्लोबुलर हेड और एक है उसका शॉर्ट आर्म। तो यहाँ अगर आप देखोगे, सो ये है आपका उसका ग्लोबुलर हेड एंड दिस इज योर शॉर्ट आर्म, एंड जहां पर ये क्रॉस कर रहे हो उसको हम बोल रहे हैं क्रॉस आर्म। ठीक है। नाउ, and a tail, the former being called the heavy meromyosin and the later is the light meromyosin। क्या है यहाँ पर देख रहे हो, जो हेड है वो काफी भारी भरकम सा लग रहा है ना, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं हेवी मेरोमायोसिन। ठीक है। और टेल जो है वो पतली पतली सी पूंछ है, ठीक है, तो वो क्या है आपकी लाइट मेरोमायोसिन। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। एच फॉर हेवी, एच फॉर हेड, ऐसे याद रखना। Now, the heavy meromyosin components, that is the head and the short arm, projects outward at the regular distances and an angle from each other from the surface. Polymerized myosin is known as cross arm। Basically, वो ये बोलना चाह रहा है कि ये हमारी जो मायोसिन फिलामेंट है ना, उसमें हेड जो है वो इस तरीके से प्रोजेक्टेड आउट रहते हैं। हेड जो है वो प्रोजेक्टेड आउट रहते हैं विद देयर क्रॉस आर्म्स, विद देयर क्रॉस आर्म। ठीक है। द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव साइट फॉर एटीपीएज एंजाइम एंड एज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी। तो यहाँ पर दो साइट देखने को मिलेगी। ऊपर जो है वो आपकी एक्टिन बाइंडिंग साइट है और नीचे जो है वो एटीपी बाइंडिंग साइट है। मतलब इधर आके जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब इधर आके एटीपी बाइंड करेगी और ऊपर कौन बाइंड करेगा, एक्टिन। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि इसके जस्ट ऊपर क्या है, इस तरीके से ये बाइंड कर लेगा। सेम गोज है, इस तरीके से ये बाइंड करेगा क्योंकि इसके ऊपर और नीचे एक्टिन फिलामेंट है। ठीक है। एंड एन एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। सो दिस कंप्लीट्स योर both structure of contractile protein and also your structure of muscle। आई होप ये पूरा चैप्टर समझ में आया, आई मीन पूरा जितना भी आज पढ़ाया है वो समझ में आया होगा एंड आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।